हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम इतिहास घटना चक्र किताब पढ़ी थी हमने, तो उसमें शुरुआत की थी हमने प्राचीन भारत से। उसी क्रम में आज हम गुप्त काल पढ़ रहे हैं साथियों। तो दोस्तों, गुप्त काल के जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट्स इसमें दिए हुए घटना चक्र सीरीज में, उसको हम पढ़ते हैं साथियों। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। गुप्त काल, गुप्त वंश ने शासन किया था। पहला है, गुप्त वंश ने शासन किया था 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के अवधि के मध्य तक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। देखिए, ये ऐसे सन वाले क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है साथियों। फिर दूसरा है, 4 अश्वमेघों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। 4 अश्वमेघों का संपादन किसने किया था साथियों? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है साथियों, चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था साथियों? देवगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, वह गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला शासक था साथियों जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है किसके बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है किसका? जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर किसका स्तंभ लेख मिलता है? जहांगीर का। ठीक है। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसकी है साथियों? यह है समुद्रगुप्त की। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसकी है साथियों? समुद्रगुप्त की है। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था साथियों। कब किया था? किसके टाइम पे किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हुणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के टाइम पे किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल पे किया था। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, वह है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, वो कौन सा स्तंभ लेख है? भीतरी स्तंभ लेख। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे भाई? पहला था हुण आक्रमण। हुणों ने आक्रमण किया था गुप्त साम्राज्य में, जिस कारण से उनका पतन हुआ था। दूसरा है प्रशासन का सामंती ढांचा। तीसरा है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। ठीक है। फिर अयोग्य उत्तराधिकारी। ये सभी कारण गुप्त वंश के पतन के कारण बने थे। शक विजेता के रूप में जाना जाता है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था, किसे पराजित किया था? शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने रजत सिक्के जारी किए थे, पहला गुप्त शासक था वो। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था, वह कौन सा पत्तन है? ताम्रलिप्ति। ठीक है। भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में श्रेणियों का कानून कौन बनाता था? प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी जो है, संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में संबंध नहीं है। किसका? भास्कराचार्य का। बाकी आयुर्वेद से शास्त्र से संबंध है धन्वंतरी जी का, चरक जी का, सुश्रुत का। ठीक है, भास्कराचार्य जी का नहीं है, उनका गणित से संबंध था। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में
प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग में आम था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्यों का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। आइए, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था। कौन सा है फलित ज्योतिष से संबंधित 9 रत्नों में से? छपड़क। ठीक है, छपड़क का संबंध किससे था? फलित ज्योतिष से। जो चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे उनमें से एक था छपड़क, जिसका संबंध फलित ज्योतिष से था। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक कौन था साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे कालिदास थे। ठीक है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, क्या था? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा का नाम दिनार था। ठीक है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम दिया था? रूपक नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे वह है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। ठीक है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। क्या बोलते थे? स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? संस्कृत नाटकों में प्राकृत बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त होता है एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? एरण अभिलेख से। गुप्त संवत की शुरुआत कब किसके टाइम पे होती साथियों? वही चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे हुई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए साथियों, इसमें सम्राट दिए हैं और विरुद्ध दिया है। कहीं ना कहीं उसका जो उसने उसको और किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। समुद्रगुप्त को क्रमांक की उपाधि से भी धारण किया था, सम्मानित किया था। इनके क्रमांक भी इनको कहा जाता है। चंद्रगुप्त II को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। गुप्त काल के अंत में नगरों का क्रमिक पतन दोस्तों होने लग गया था। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। किसने दिया था? गुप्त काल में। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग में कहा जाता है वह है गुप्त काल। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। ठीक है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर क्या था? उपज का 6ठा भाग। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी जो कर से संबंधित नहीं थी। कृषि भूमि किसको प्रदान की जाती थी साथियों? वो थी ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहा जाता था? विदिक भागम। ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदिक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था साथियों लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए। ठीक है, तोरमाड़ था हुण जाति दल का। ठीक है, तोरमाड़ किस जाति दल का था? हुण जाति दल का था। हुण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था किसने? बालादित्य एवं यशोवर्मन ने। हुण शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया था साथियों? बालादित्य एवं यशोवर्मन ने किया था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? इसकी विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ठीक है, यही इसकी विषय वस्तु थी मुद्रा राक्षस की। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने दैवीय अधिकारों का दावा किया था दोस्तों? वो था गुप्त सम्राट के स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। शतरंज का खेल उद्भूत यानी कि ऑरिजिनेट हुआ था, ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था भारत में। शतरंज का खेल का जो जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था दोस्तों। ठीक है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था दोस्तों? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ठीक है, ये था मृच्छकटिकम की विषय वस्तु। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है दोस्तों? वह है कपिल का। ठीक है, भारत में दार्शनिक विचार
के इतिहास के संबंध में सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक है दोस्तों पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि। अष्टांग योग के अंग हैं कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि थे किसके समसामयिक थे? वो पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश। ये कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति है किसकी? चार्वाकों की। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है अक्सर एग्जाम में बहुत। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। मीमांस के प्रणेता कौन है? जैमिनी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। ठीक है, सांख्य, वैश्विक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है वह है मीमांसा। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैश्विक, लोकायत और कापालिक और तथा सांख्य के युग में से एक जो भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है, षड दर्शन का भाग नहीं है। 6 दर्शनों में से कौन सा भाग नहीं है भारत का? यह है लोकायत और कापालिक। बाकी वेदांत है, मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैश्विक भी है। ठीक है, ये दोनों है। बाकी लोकायत और कापालिक षट दर्शन का भाग नहीं है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। ठीक है, शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है अभिनव गुप्त का। अब दोस्तों स्वत्सर है और गणना अवधि है उनकी, कब की है? विक्रम स्वत्सर 57 ईसा पूर्व या 57-58 ईसा पूर्व का विक्रम। शक संवत स्वत्सर भी कहा जाता है इनको, 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी में। कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व में। ठीक है, 3102 ईसा पूर्व में। पुलकेशियन द्वितीय का बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, कितना होगा? वर्ष होगा 601 अथवा 600। ठीक है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हरिशेठ, कल्हड़, कालिदास में से वह जिसकी पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है वह है कल्हड़। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में से स्थानांतरित कहाँ की थी? कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में किया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? पुलकेशियन द्वितीय ने। कवि बाण निवासी था, बाणभट्ट है ऐसे इसका नाम। ये था प्रीतिकुटा यानी सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में। ठीक है, ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले
किस चीनी यात्री ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया? प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में अपराध की जांच कैसे की जाती थी? जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। यह है ह्युआनचांग ह्वेनसांग का ही नाम है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर जो था वह मथुरा था। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयू की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कितने कब किया था? 671 अथवा 672 ईस्वी से 693-94 ईस्वी तक इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिनतू नाम से। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा था? नालंदा। नालंदा स्थित कहाँ पे है दोस्तों? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। ठीक है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं श्रमिक कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं भूमि के नियंत्रण अथवा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन किसका था साथियों? प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। इसके टाइम पे ही आया था ये भारत। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया था। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व किसके लिए है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं दोस्तों? जोशीमठ है, द्वारिका है, पुरी और श्रृंगेरी। अब कवि दिए हैं और उसके शासक दिए हैं। रविकीर्ति पुलकेशन II के, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के टाइम के, हरिशेन समुद्रगुप्त के टाइम के, दंडी जो थे नरसिंह वर्मन के टाइम पे। ये क्वेश्चन समूह गौ में आया था शायद, आई थिंक हाल ही में यूके SSC के एग्ज़ाम में। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त II, हरिसेन समुद्रगुप्त के टाइम पे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय के कवि थे। तो दोस्तों अब हमने गुप्तवंश पढ़ दिया है। गुप्तवंश के जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, अब हम आगे पढ़ते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग ऊब जाओगे, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।